हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रोड मटेरियल एंड टेस्ट पार्ट टू। पार्ट वन में हमने सीबीआई टेस्ट के बारे में बात किया था। आज हम बात कर रहे हैं टेस्ट ऑन एग्रीगेट, जिसमें हम लॉस एंजल्स, एब्रेशन, इम्पैक्ट और शेप टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो रोड मटेरियल एंड टेस्ट जो ये है, ये आपके तीन तरह के मटेरियल यूज होते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, सॉइल, जिसके लिए हमने सीबीआर टेस्ट किया, एग्रीगेट जिसके हम टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे टेस्ट ऑन बिटुमेंस के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट टू, रोड मटेरियल एंड टेस्ट, टेस्ट ऑन एग्रीगेट। सबसे पहले एग्रीगेट पे जो एब्रेशन टेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं हम लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये है लॉस एंजल्स एब्रेशन। चूंकि ये लॉस एंजल्स में इसका इन्वेंशन हुआ था, इस कारण से इस मशीन का नाम वहाँ के लेबोरेटरी के नाम पे, उस सिटी के नाम पे पड़ गया, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट। इसमें हम एब्रेशन टेस्ट में हम इसकी एब्रेशन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारा जो एग्रीगेट है वो किसके संपर्क में आता है, वो हैवी लोड के संपर्क में आता है। उसके ऊपर जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो वो आपस में टकराता है, और टकराकर कहीं ऐसा ना हो कि उसकी क्वालिटी ऐसा ना हो कि वो टूटकर गिर जाए। तो उसकी एब्रेशन वैल्यू को पता करने के लिए हम लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट इज द मेजर ऑफ एग्रीगेट टफनेस एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस। टफनेस और एब्रेशन रेसिस्टेंस क्या होती है? एब्रेशन रेसिस्टेंस जैसे क्रशिंग, डिग्रेडेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। क्रशिंग मतलब टूटना, डिग्रेडेशन मींस अलग अलग हो जाना, और डिसइंटीग्रेशन मतलब जो उनकी बाइंडिंग है वो अलग हो जाए। ये कब होता है? जब गाड़ी के पहिए सरफेस पर लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं और उस पर लोड आता है, तब जाकर ये स्थितियां निर्मित एग्रीगेट के साथ हो सकती है। तो हमारा एग्रीगेट की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी होना चाहिए कि उसकी एब्रेशन वैल्यू अच्छी हो, और अगर एब्रेशन वैल्यू अच्छी नहीं होगी तो गिट्टी टूट जाएगी और आपका रोड खराब हो जाएगा। The aggregate used in surface course of the highway pavements are subjected to wearing due to movement of traffic। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें वियरिंग क्यों होती है? क्योंकि ट्रैफिक के मूवमेंट के कारण होती है। लगातार डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग होता है, रिपीटिशन ऑफ लोडिंग होता है, फटीक लोडिंग होता है, कि लोड बार बार आ रहा है। इस कारण से यहाँ पर हमको एब्रेशन वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये सेटअप है, ये मशीन है। एक ड्रम होता है, ड्रम में कुछ स्टील की बॉल्स डालते हैं, कुछ सैंपल डालते हैं, एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन पर इसको घुमाते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जब वो रोटेट करेगा, बॉल्स आपस में टकराएंगे, तो कुछ मटेरियल टूट कर गिर जाएगा। जब मटेरियल टूट कर गिर जाएगा तो हम इसका परसेंटेज निकाल देंगे कि हमारे कितना लॉस हुआ, हमने कितना मटेरियल लिया था और कितना बचा। कैसे पता चलेगा कितना बचा? एक स्टैंडर्ड साइज की सीव होती है, उससे हम इसको सीविंग करते हैं। तो कितना पास हो गया, कितना रिटेन रहा, कितना लेकर चले थे, उसका हम एक परसेंटेज निकाल लेते हैं, वो हमारी एब्रेशन वैल्यू दे देता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। बेसिकली ये सारी चीजें आपको लैब में परफॉर्म कराई जाती है। चूंकि ये ऑनलाइन मोड पर बात हम कर रहे हैं, इसलिए केवल इसके कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ। तो ये आप जैसा सामने अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक सेटअप ही, ये डायग्राम बना हुआ है इसका, और ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है। इस तरह से होता है। ये जो चार बोल्ट है, इनको खोलकर इसमें सैंपल को डाला जाता है। इसके अंदर लोहे की पट्टी लगी हुई रहती है, जैसा कि आपने देखा होगा आपके कंक्रीट मिक्सर में लगी रहती है। इसके अंदर कुछ बॉल्स डाल दी जाती है स्टील की। ये 11 नंबर ऑफ 47 mm डाया स्टील बॉल्स होती हैं। और ये यहाँ पर एक, इसमें एक रोटेटर लगा होता है, एक मोटर लगी हुई है, देखिए। और ये मोटर क्या करती है? इसको रोटेट करती है 30 to 33 RPM से। ठीक है, तो कितना उसमें क्रशिंग होती है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है इसका प्रोसीजर? ये है कि प्रिपेयर अ सैंपल इज प्लेस द एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। हम सैंपल को एब्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालते हैं। A specified number of steel spares are then placed in the machine and the drum is rotated for 500 revolution at a speed of 30 to 33 RPM। ठीक है, बॉल्स के लिए एक स्टैंडर्ड टेबल होती है। आप किसके लिए कर रहे हैं उसके लिए एक आईएस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टेबल होती है कि आपको कितने नंबर ऑफ बॉल्स यूज करना है, किस डाया के बॉल्स यूज करना है। बराबर है। द मटेरियल इज
then separate it into the material passing the 1.70 number 12 sieve, 12 नंबर की sieve जिसको हम 1.7 mm sieve कहते हैं, and material retail on the sieve number 12, 1.7 mm की sieve पर कितना मटेरियल रुक गया, इस सैंपल को हम ओवन ड्राई करते हैं जिससे कि उससे मॉइस्चर निकल जाए। कैलकुलेट परसेंटेज लॉस ड्यू टू एब्रेशन बाय कैलकुलेटिंग, स्वाभाविक सी बात है कि जब वो रोटेट हुई, आपस में बॉल्स टकराई और जो एग्रीगेट है वो भी आपस में टकराए, उनके टकराने के कारण वो टूटे होंगे, और वो टूटे होंगे तो कुछ चूरा हुआ होगा, जब वो चूरा हुआ होगा तो उसको जब हमने सीविंग किया तो कुछ मटेरियल पास ऑन हो गया होगा, जो पास ऑन हो गया उसको जाने दें, जो रिटेन हुआ है उसको हमने ओवन ड्राई किया जिससे कि उससे एक्चुअल वेट मिल सके, उसमें वाटर का वेट नहीं हो। हम जब सैंपल लेते हैं तब भी हम इसको ओवन ड्राई कर लेते हैं। Compared to the original sample weight, the difference between the reported as percentage of the original weight and called the percentage loss, कितना हम लेकर चले थे और कितना बचा। सपोज हम 100 लेकर चले थे, मैं यूनिट नहीं बता रहा हूँ, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, 100 लेकर चले थे, वो अब 70 बचा, कितना चला गया, 30 चला गया। दैट मीन्स हमारा परसेंटेज लॉस कितना हुआ, 30 हुआ। यदि यही लॉस 50% से अधिक हो जाता है तो आपका सैंपल अच्छा नहीं है। तो एब्रेशन वैल्यू में जो हमारा एब्रेशन परसेंटेज लॉस है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा एब्रेशन टेस्ट जिसको हम लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इम्पैक्ट टेस्ट की। व्हाट इज इम्पैक्ट? हमने इम्पैक्ट लोडिंग के बारे में पढ़ा है। इम्पैक्ट टेस्ट होता है जब कभी भी आपके पास कभी टोटल लोड विद दी फोर्स लगता है, टोटल लोड विद फोर्स, उसको कहते हैं हम इम्पैक्ट लोडिंग। यही हमें फाइंड आउट करना है इम्पैक्ट टेस्टिंग में। आइए इम्पैक्ट टेस्ट को हम देखते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि इम्पैक्ट वैल्यू क्या है एग्रीगेट की, यानी इम्पैक्ट कभी भी किसी भी टोटल लोड कम विद दी फोर्स, सारा एक साथ लगे, कब होता है, गाड़ियों के ब्रेक लगाने के कारण बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वो एकाएक रुकते हैं, तो एक इम्पैक्ट जनरेट होता है एग्रीगेट के ऊपर, यानी रोड सरफेस के ऊपर। वो कहाँ ट्रांसफर होता है, एग्रीगेट्स पर होता है, क्योंकि एग्रीगेट हमारी डिफरेंट लेयर्स में होते हैं। तो इम्पैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि ये ऑनलाइन मोड पर चल रहा है, इस कारण से इसको मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल ही बता पा रहा हूँ। बेसिकली जब हम इसको लेबोरेटरी में करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। The aggregate impact test is carried out to evaluate the resistance to impact of aggregate. Impact of aggregate को पता करने के लिए हम impact test करते हैं। Aggregate passing 12.5 mm sieve and retained on 10 mm sieve is filled in a cylindrical steel cup of internal dia 10.2 meter to 10.2 mm, and depth 5 centimeter, which is attached to a metal base of impact testing machine. The material is filled in 3 layers, where each layer is tempered for 25 number of blows. ये उन्होंने उसका तरीका बताया है कि एग्रीगेट कौन सा लेना है, जो कि 12.5 mm सीव एंड रिटेन्ड ऑन, जो कि 12 mm 12.5 12.5 mm सीव से पास हो जाए और 10 mm सीव पर रिटेन्ड हो जाए। ठीक है ना, वो सैंपल लेकर एक सिलेंड्रिकल कप लेते हैं जिसका इंटरनल डायल 10.2 mm का होता है, डेप्थ 5 सेंटीमीटर की होती है, और इसको 3 लेयर में फिलअप करते हैं। एक लेयर लगाने के बाद 25 बार 25 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लोज, ऐसा ऐसा उसमें ब्लोइंग करते हैं जिससे कि वो सेटल्ड हो जाए, उनके बीच के वाइट्स कम हो जाए, और इस तरह से 3 लेयर्स में सैंपल को हम लेते हैं। ये सेटअप है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम है। ठीक है ना, और ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये टेम्पर्ड रॉड है, ये सैंपल का कप है, ये सैंपल यहाँ रखा जाता है, इसमें लेयर्स लगाई जाती है और ब्लोइंग करके सैंपल को रखा जाता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे इस सेटअप में, यहाँ पर ये प्लंजर इतने वेट से, इतनी हाइट से गिरता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इम्पैक्ट क्या है, किसी भी ऊंचाई से, किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी वेट का गिरना, दिस इज द इम्पैक्टिंग। आपके घर में पुराने समय में जो कि खलबट्टा हुआ करता था जिसमें मसाले कूटे जाते थे, वो इम्पैक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उसके अंदर मसाला रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए जिसको कूटा है। हमारे समय में हमारी माँ, हमारी दादी इन सब चीजों का उपयोग करते थे। उसमें क्या होता था कि हम, एक मूसर होता है और उससे हम इम्पैक्टिंग करते हैं, दिस इज द इम्पैक्ट।
वही प्रोसीजर है, और बाद में क्या होता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है या चूरा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट के ब्लोज कितने हैं। तो सिमिलरली सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड हियर। ठीक है, ये इसका सेटअप है। आप देख रहे होंगे कि कितनी हाइट से गिरता है। देख रहे होंगे ये 380 प्लस 5 mm, यानी कि 40 सेंटीमीटर के आसपास इसको हम ड्रॉप करते हैं। बराबर है। चलिए, इसमें लॉक पिन होती है जहां पर इसको होल्ड किया जाता है, लॉक पिन को रिलीज करते हैं तो ये हैमर नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, ये एग्रीगेट की वैल्यू, अगर इम्पैक्ट वैल्यूज के लिए कुछ आईआरसी ने स्पेसिफिकेशंस दी हैं, उसी के अकॉर्डिंग यदि 10% से कम है तो बहुत स्ट्रांग है, 10 से 20% तक है स्ट्रांग है ना। लेस देन 10% एक्सेप्शनली स्ट्रांग, 10 to 20% स्ट्रांग, 10 to 30% satisfactory फॉर रोड सर्फेसिंग, मोर देन 35% वीक फॉर रोड सर्फेसिंग। यदि 35% से अधिक है तो वो क्या है, आपका वीक है, किसके लिए, सरफेसिंग के लिए। ये एक फार्मूला दिया हुआ है कि कैसे हम निकालते हैं। W1 W2, W1 क्या है, वेट ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट, W2 क्या है, वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग 2.36 mm। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको परसेंटेज में हम निकाल लेते हैं, और जिस जैसा परसेंटेज हमारा आता है उस कारण से हम उससे हमारा ये देखने को पता चल जाता है कि हमारा एग्रीगेट किस कैटेगरी में फॉल करता है। इम्पैक्ट टेस्टिंग में कुछ नहीं करना है, सैंपल को लेना है, क्रशिंग करना है, सीविंग करना है, उसका वेट ऑफ परसेंटेज निकाल देना है। शेप टेस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि जब एग्रीगेट आता है उसमें हर शेप के पार्टिकल्स होते हैं या पत्थर होते हैं, जिसमें कुछ तिकोने होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ आड़े टेढ़े होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, जिसके बारे में आपने ग्रेडेशन के बारे में पढ़ा होगा। Shape test. The particle shape of the aggregate mass is determined by the percentage of flaky and elongated particles. Flaky means चपटे, elongated मतलब लंबे। Aggregate which are flaky or elongated are determinantal to higher workability and stability of mixes. ठीक है, इसी तरह से जो पार्टिकल फ्लैकी होते हैं, elongated होते हैं, वो हायर वर्केबिलिटी और मिक्स की स्टेबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं। The flakiness index is defined as the percentage by weight of aggregate particles whose least dimension is less than 0.6 times their mean size। यानी कि फ्लैकीनेस इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट, यानी कि बाय वेट परसेंटेज किसी एग्रीगेट का जिसकी लीस्ट डायमेंशन 0.6 टाइम्स क्या हो, लेसर देन हो उसकी मीन साइज की। और एज पर IS 2386 पार्ट 1 में जो टेस्ट प्रोसीजर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फ्लैकीनेस इंडेक्स, बेसिकली ये दो डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। फ्लैकीनेस इंडेक्स, इट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स हुज लीस्ट डायमेंशन यानी कि थिकनेस इज लेस देन 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन पासिंग थ्रू थिकनेस गेज। मैं आपको दिखाऊंगा थिकनेस गेज क्या होता है, यानी 3.5 टाइम्स जो है वो इसका क्राइटेरिया है। एलोंगेशन के लिए क्या है, 14/5। इट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल दोज ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज मोर देन 14/5 फिफ्थ ऑफ इट्स मीन डायमेंशन रिटेन्ड ऑन गेज। इस तरह के गेजेस होते हैं फ्लैकीनेस के लिए। इन गेजेस में से एक सैंपल लिया जाता है रेंडमली, उसका हम देख लेते हैं हमने कितना वेट लिया हुआ है, उसको पास करते हैं, कितने पार्टिकल उसमें से पास हो गए। ये एलोंगेशन का गेज है और ये फ्लैकीनेस का गेज है, और इनमें से पास किए जाते हैं मटेरियल को। वो पास कितना हो गया है, यदि वो इस क्राइटेरिया को 3/5 और 14/5 क्राइटेरिया के अनुसार होता है, उसी राह से हम फ्लैकीनेस और एलोंगेशन इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो आज हमने बात की मटेरियल टेस्टिंग ऑन एग्रीगेट। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है लेबोरेटरी का। जैसे ही परिस्थितियां अच्छी होंगी हम लैब में इन टेस्ट को करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।